दोस्तों 2003 से नेपाल के जेल में सजा काटने वाले अब नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया है। विक्नी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स सोबराज 70 की दशक में कई देशों में के लिए सिरदर्द बन चुका था। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बिकिनी किलर के नाम से जाना जाने लगा यह मशहूर खतरनाक सीरियल किलर चार्ल्स सोबराज। दोस्तों आपने इससे पहले कई कातिलों की कहानियां सुने होंगे और जिन्हें कहानियों में कातिलों की बेरहमी की चर्चा सुनाए होंगे, लेकिन यह कहानी एक ऐसे कातिल की है जिसके कत्ल की कहानियों के साथ उसकी निजी जिंदगी उतनी ही दिलचस्प है। चार्ल्स सोबराज, यह नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद एक ऐसा शातिर कातिल की तस्वीर बन जाए। यह एक ऐसा रवैया वाला सीरियल किलर है जिसकी अपराध और इसकी हरकतों के पीछे इसकी बचपन की कई किस्से छुपी हुई है। एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स सोबराज का भी नाम था। उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कुछ कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से कई इसी तरह का शातिर अपराधी बन जाते हैं, जैसे कि चार्ल्स सोबराज। दोस्तों आपको बता दें कि चार्ल्स सोबराज की मां वियतनामी और पिता भारतीय थे। कुछ ही दिन साथ रहने के बाद चार्ल्स सोबराज के मां ने उनके पिता से अलग हो गए, क्योंकि चार्ल्स सोबराज के पिता और उसके मां कभी भी शादी नहीं किए थे, जिसकी वजह से चार्ल्स सोबराज के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी भी अपनाया ही नहीं। ऐसे में चार्ल्स सोबराज के सामने एक ऐसा भी वक्त आया, किसी भी देश का नागरिक बन नहीं पाया वो। दोस्तों चार्ल्स सोबराज 1944 में वियतनाम के साइजन में पैदा हुआ था। उस वक्त उस शहर पर जापानियों का कब्जा था। सोबराज की मां ने वियतनाम की एक फ्रांसिस सोल्जर से शादी की थी और वो पेरिस चली गई। उसके बाद उस फ्रांसिस फौजी ने चार्ल्स को अपने लिया, जिसकी वजह से चार्ल्स को फ्रांस का नागरिकता हासिल हुई। चार्ल्स का पूरा नाम हचचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज है। वह हिंदुस्तानी मीडिया में चार्ल्स सोबराज के नाम से मशहूर है। जुर्म की दुनिया का यह एक ऐसा लौता शख्स है जिसकी जिंदगी तिलरिम, रोमांस और ग्लैमर से भरी हुई है। दोस्तों आप लोगों को वो दो डायलॉग तो बहुत याद होगा जो अमिताभ बच्चन का है। वो डायलॉग तो है, डॉन को तो 11 मुल्कों का पुलिस का इंतजार है। सचमुच एक वक्त ऐसा भी था जब चार्ल्स सोबराज की कई देशों का पुलिस इंतजार कर रहा था कि कब उसकी हाथ में आए यह चार्ल्स सोबराज। दोस्तों चार्ल्स सोबराज को भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान और ग्रीक तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस पकड़ने की फिराक में थी। दोस्तों चार्ल्स के कारनामों का किस्सा बहुत दिलचस्प है, जिसकी वजह से बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी छाई हुई है उसका फिल्मों का सिलसिला। चार्ल्स सोबराज को भारत समेत दक्षिण एशियाई देशों में बिकिनी किलर के नाम से जाना जाता है, जिसने 1970 की दशक में दक्षिण पूर्व एशिया के लगभग हर एक देश में जाकर विदेशी सैलानियों को शिकार बनाता था और उन्हें मौत के घाट उतार देता था। दोस्तों मरने वालों की ज्यादातर यूरोप और अमेरिका के साथ साथ भारत, नेपाल और थाईलैंड की लड़की ही थी। लेकिन इस शातिर बिकिनी किलर में असल में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, इसका राज आज भी चार्ल्स सोबराज के दिल में कैद है। दोस्तों 6 भाषाएं बोलने वाले चार्ल्स सोबराज, दुनिया में ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो उसने ना किया हो। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि वो सांप की तरह अपने शिकार को अपने कुंडली में जकड़ लिया करता था। दोस्तों बताया जाता है कि तिहाड़ से निकल भागना और फिर पकड़ जाना चार्ल्स सोबराज का एक मास्टर प्लान था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। लेकिन जिस तरह से उसने तिहाड़ से भाग निकलने में कामयाब हो पाई थी, वो किस्सा अपने आप में जुर्म की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर भी देखा जा सकता है। चार्ल्स सोबराज के बारे में यह भी बताया जाता है कि उसने 1972 से 1976 के बीच करीब 24 हिप्पो को मौत के घाट उतार दिया था। और यह भी दिलचस्प नहीं है कि उसने विदेशी सैलानियों महिलाओं को ही अपना शिकार बनाया, जिनमें से ज्यादातर की लाशें जब पुलिस को मिली तो उसके सभी विक्नी में ही थी, इसीलिए वह विक्नी किलर के नाम से जाना जाता है। उसकी शिकार हुई ज्यादातर महिलाएं ड्रग्स या नशीले दवाओं का सेवन किया था और मौत के घाट उतारने से पहले चार्ल्स के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। 1976 में चार्ल्स सोबराज ने एक बड़ा हाथ मारा और इंडिया ट्रैवल करने आई एक फ्रांसिस ग्रुप के
4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही चार्ल्स सोबराज ने इजरायली सैलानियों का भी बड़े बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसे पकड़ा गया और पहले 7 साल और फिर 5 साल की सजा देकर तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। हालांकि इससे पहले भी चार्ल्स सोबराज पहली बार 18 साल की उम्र में जेल गया था। फ्रांस में मार्सियल की जेल में भयानक कैदियों के बीच गुजारा इसका वक्त शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कहा जा सकता है। वहाँ चार्ल्स सोबराज जेल में किसी से भी बात नहीं करता था क्योंकि उसे वहाँ की कैदियों से डर लगता था, लेकिन एक बार डर निकल जाने के बाद वो इतना शातिर और बेखौफ हो गया कि वो बार बार अपराध करके जेल जाता और फिर जब दिल करता वहाँ से भाग निकलता था। 1971 में चार्ल्स सोबराज ग्रीस की रोड पुलिस स्टेशन से छत से कूदकर भाग निकला था। वहां से भागकर वो सीधा हिंदुस्तान आ गया। उसी साल चार्ल्स सोबराज मुंबई में लूट और चोरी की इल्जाम में पकड़ा गया और पुलिस के हाथ लग गया। दोस्तों, चार्ल्स सोबराज मुंबई पुलिस के हाथ लगने के बाद वो अपना तबीयत खराब होने का ऐसा बहाना बनाया कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद वो अस्पताल में ही तैनात पुलिस वालों के आंखों में धूल चढ़कर वहां से फरार हो गया। 1972 में वो अफगानिस्तान के काबुल के जेल में बंद था, लेकिन वहां उसने जेल के पहरेदारों को नशीला पदार्थ खिलाकर वहां से भाग जाने में सफल रहा। इसके बाद वो 1975 में एक बार चार्ल्स सोबराज को ग्रीस में पुलिस ने पकड़ लिया और वहां की सबसे सुरक्षित जेल जमाने वाली एजिना टापू की जेल में बंद कर दिया गया। यह जेल उस समय का शायद सबसे सुरक्षित मानने वाली बहुत खतरनाक और बड़ा जेल था, मगर चार्ल्स सोबराज ने वहां से भी पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग निकला। ठीक उसी नजर पर हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल के बारे में भी यह बात हमेशा से ही मशहूर है कि यह भी दुनिया का सबसे मजबूत जेल में से एक है, जिससे किसी भी कैदी का भाग निकलना करीब करीब नामुमकिन माना जाता है। लेकिन 10 साल तिहाड़ में रहने के बाद चार्ल्स सोबराज ने तिहाड़ से भाग निकले की अपनी साजिश जमीन पर उतारा। 16 मार्च 1988 को रविवार का दिन था जब चार्ल्स ने तिहाड़ के अधिकारियों को पास एक दरखास्त भेजा। उसने गुजारिश की कि वो अपने जन्मदिन पर जेल में सभी कैदी और सिपाहियों के बीच मिठाई बंटवाना चाहता है। इसके बाद जेल अधिकारियों से मिठाई बांटने का इजाज़त मिलने के बाद वो उसने बाजार से मिठाई मंगवाई और उसी मिठाई में वो नशीला पदार्थ मिला दिया और वही मिठाई जेल के भीतर मौजूद हर एक इंसान के बीच बांट दिया, जिनमें कैदी से लेकर जेल के पहरेदार तक शामिल थे। इसके बाद मिठाई ने अपना असर दिखाया और सभी लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद सोबराज ने आराम से जेल की चाबी ली और जेल का फाटक खोलकर वहां से फरार हो गया। जेल से बाहर निकलकर उसने बाकायदा रिक्शा किया और आसानी से दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया और वहां से सीधे वो गोवा का टिकट खरीदकर सीधे गोवा जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। तिहाड़ से 24 कत्ल करने वाली मुजरिम फरार होने के बाद जेल अधिकारियों के बीच भारी पड़ गया। सड़क से लेकर संसद तक सभी जगह पर यह बात का जिक्र होने लगा। लिहाजा अपने खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए गरज से लेकर जेल के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर चार्ल्स सोबराज को तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों में जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, 3 हफ्तों की भागदौड़ के बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिल ही गई और चार्ल्स को गोवा में दोबारा पुलिस ने पकड़ लिया गया, जो उस वक्त किसी और शिकार की तलाश में भेष बदल कर घूम रहा था। चार्ल्स को जब वापस लाया गया तो उसे सख्त पहरों के बीच काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां उसके पास रोशनी तक भी नहीं पहुंच पाती थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस और तिहाड़ के जेल की जांच समिति के रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। चार्ल्स सोबराज को तिहाड़ में रहते हुए 10 साल हो चुके थे। चार्ल्स सोबराज जेल में सभी काम कायदे और कानून के साथ लेकर करता था। ऐसे में जेल अधिकारियों के पास इस पर शक करने की कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो कुछ और ही शैतानी प्लान चल रहा था। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था, जिसकी 20 साल तक की डेडलाइन थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल की मामले दर्ज किए गए थे। लिहाजा उसी इल्जाम पर सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत ही मिल सकती थी। इसलिए उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक
फुल प्रूफ प्लान बनाया, जिसके वजह से हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक पकड़ जाने पर आसानी से तिहाड़ जेल पर कुछ ही साल वो बिता सकता था। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़ जाने पर चार्ल्स स्वराज को अगले 11 साल में तिहाड़ जेल में रखा गया। 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के अरेस्ट वारंट की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। 1997 में भारत की जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स स्वराज पेरिस चला गया, लेकिन पेरिस में चार्ल्स को किसी हीरो दर्जा हासिल हुआ। अपने चर्म और चलन की बदौलत चार्ल्स जुल्म दुनिया में बड़ी ही इज्जत से जाने वाला नाम बन गया। भारत से पेरिस पहुंचने के बाद चार्ल्स के दिन बहुत ही बदल चुके थे। फ्रांस के एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तो चार्ल्स स्वराज के ऊपर एक फिल्म बनाने तक की अधिकार हासिल कर लिए थे, जिसकी वजह से उसने चार्ल्स स्वराज को करीब 97 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि एक मीडिया हाउस ने इंटरव्यू के उसने $5000 मांगे थे। पेरिस में किंग साइज जिंदगी जीने जीते जीते अचानक 2003 में चार्ल्स स्वराज ने नेपाल पहुंच गया। वहां से एक सीनो के एक बाहर उसकी फोटो अखबार के छपी नेपाल पुलिस में हरकत में आ गई और उसे पकड़ लिया। नेपाल में पहली बार चार्ल्स के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हुए थे। साथ ही फेक पासपोर्ट बनाने की